हाँ बेटा, आज हम लोग लास्ट स्प्रिंग का एपिसोड नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। एक एपिसोड हमने साहब वाला आपको बता दिया, ठीक है। तो लास्ट स्प्रिंग का, जिसको अनीश जंग ने लिखा है, एपिसोड नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। लेखक के बारे में तो आपको बता दिया है। अब ध्यान से, यहाँ पर जो है बेटा केवल हम हिंदी आपको बताएंगे। अगर इसको पाठक से अंग्रेजी सुनना है, पाठक स्टाइल में अंग्रेजी सुनना है, तो आपको ऐप पे जाना पड़ेगा। वहाँ आपको इसका इंग्लिश वर्जन भी मिलेगा, ठीक है, जो हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आइए बेटा, पाठ का नाम है लास्ट स्प्रिंग, एपिसोड नंबर 2। लिखा है किसने? अनीश जंग ने। इस पाठ की विषय वस्तु है कि विल पावर, इच्छा शक्ति अगर आपके अंदर है तो आप अपने जीवन में महान उपलब्धि हासिल कर सकते हैं। विल पावर अगर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। यह पाठ सिखाएगा आपको। तो शुरू करते हैं बेटा। इस पाठ में एक पात्र है जिसका नाम है मुकेश। मुकेश एक चूड़ी बनाने वाले का क्या है? लड़का। मुकेश कहता है कि मैं अपने आप का मालिक खुद बनूंगा, मैं एक मोटर मैकेनिक बनूंगा। कहता है कि मैं सीखूंगा कि कार कैसे चलाई जाती है, ठीक है। मुकेश का ख्वाब फिरोजाबाद की धूल धूसरित गलियों में एक मृगतृष्णा की तरह है। पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा यह अधर्म है, क्योंकि फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए क्या है फेमस? चूड़ियों के लिए क्या है फेमस? फिरोजाबाद के हर घर में, हर दूसरे घर में चूड़ी बनाने का काम होता है ना बेटा। चूड़ी बनाने का काम हर दूसरे घर में होता है, क्योंकि चूड़ी, फिरोजाबाद चूड़ी उद्योग के लिए ऑल ओवर इंडिया क्या है फेमस। यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी, समझ रहे हो ना, पीढ़ी दर पीढ़ी खफा हो गए तेज आग की भट्टी पर काम करते हुए। यानी कि चूड़ियां बनाने में, चूड़ियां जोड़ने में, उन चूड़ियों को जोड़ने में जिसे भारतीय महिलाएं गर्व से पहनती हैं और कहती हैं कि मैं सुहागन हूं। ये चूड़ी कितनी कठिनाई से बनती है, कितनी परेशानी से बनती है, इसको बनाने वाले कितने परेशान हैं, इसके बारे में क्या आपने कभी सोचा? नहीं। उन परिवारों में से मुकेश का परिवार एक है। फिरोजाबाद में बहुत सारे लोग रहते थे, लेकिन वहां कोई नहीं जानता कि एक छोटे से प्रकाश और हवा से रहित कमरे में मुकेश जैसे छोटे छोटे लड़के तेज आग की भट्टी के सामने बैठकर चूड़ियां बनाने का काम करते हैं। यह अवैधानिक है, इस बात को वहां कोई नहीं जानता। यानी कि छोटे से कमरे, बिना हवा और प्रकाश के छोटे से कमरे में तेज आग की भट्टी पर मुकेश जैसे छोटे छोटे बच्चे सुबह से शाम तक काम करते हैं। यह बात अवैधानिक है। बताइए, क्या वहां लोग नहीं जानते हैं? वहां IAS PCS अधिकारी नहीं है, वहां पर नेता नहीं है, सभी जानते हैं बेटा, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं देता।
अगर सही ढंग से कानून को लागू किया जाए तो 20,000 मुकेश जैसे बच्चे तेज आग की भट्टी पर काम करने से बच सकते हैं। लेकिन कानून सही ढंग से लागू ही नहीं होता। वे छोटे छोटे बच्चे सुबह से शाम तक तेज आग की भट्टी के सामने बैठ करके काम करते हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी आंखों की चमक चली जाती है और वे जवानी के पहले ही क्या हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। यह दर्दनाक भाव है। एक दिन लेखिका महोदया साहब से पूछती हैं कि बेटा तुम मुझको अपने घर नहीं ले चलोगे? तो वह मुस्कुराते हुए हंसते हुए कहता है कि मैडम चलिए, कैसी बात करती हैं आप। तो मुकेश तुरंत तैयार हो जाता है लेखिका महोदया को अपने घर ले जाने के लिए। अब आगे आगे मुकेश, पीछे पीछे अनीशचंद, लेखिका महोदया। तो रास्ते में मुकेश गर्व से कहता है कि मैडम मेरे घर का पुनर्निर्माण हो रहा है। माई हाउस इज बीइंग रिबिल्ट। मेरे घर का पुनर्निर्माण हो रहा है। अब जैसे ही लेखिका महोदया मुकेश के साथ गली में प्रवेश करती हैं तो उन्हें पता लगता है कि गली बहुत बदबूदार है, कूड़े से ढकी हुई है। गली के दोनों तरफ जो मकान है, समझो कितनी दयनीय दशा है। गली के दोनों तरफ जो मकान हैं वे मिट्टी के, उनकी दीवारें ढह गई, उनमें कोई रोशनदान नहीं, बिना खिड़की के। और उन घरों के जो दरवाजे हैं बहुत कमजोर हैं। उस गली में पशु और इंसान, मानव परिवार और पशु परिवार दोनों प्राचीन जमाने की तरह साथ साथ रहते हैं। यानी कि बहुत ही दयनीय स्थिति है। मुकेश जिस गली में रहता है, इसी प्रकार के एक घर के सामने मुकेश खड़ा हो जाता है। सबसे पहले वह लोहे के कमजोर दरवाजे पर अपने पैर से लात मारता है, दरवाजा नहीं खुलता। फिर वह जोर से धक्का देकर के खोलता है। लेखिका महोदया मुकेश के साथ उसके घर में प्रवेश करती हैं। तो जैसे ही लेखिका महोदया मुकेश के घर में प्रवेश करती हैं तो उन्हें पता लगता है कि सही में उसके घर का पुनर्निर्माण हो रहा है। घर का आधा भाग पूरा खंडहर है और घर का आधा भाग छप्पर से ढका हुआ है। अरे घास, सूखे घास का छप्पर है। उस छप्पर के नीचे एक लकड़ी वाला चूल्हा है। समझो ध्यान से। उस चूल्हे के ऊपर एक बड़ा सा बर्तन है। उस बर्तन में पालक की सब्जियां उबल रही हैं और नीचे जमीन पर एल्युमिनियम के प्लेट में और काटी हुई कुछ सब्जियां रखी गई। एक नई नवेली दुल्हन, दुबली पतली नई नवेली लेकिन कम उम्र की दुल्हन, शाम के समय पूरे परिवार का भोजन पका रही है। धुएं के कारण उसकी आंखों में आंसू हैं। समझो कहां रहती है सिचुएशन, देखो। धुएं के कारण उसकी आंखों में क्या है, आंसू हैं। फिर भी वह मुस्कुरा रही है क्योंकि देवर जी आ गए। वह कोई नहीं उठा, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी। हमारी बात सुन लो। मुकेश के बड़े भाई की पत्नी कम उम्र की होने के बावजूद वह पूरे परिवार में बहू का सम्मान प्राप्त करती है। सभी लोग उसको बहू बहू करते हैं। वह 3 पुरुषों की इंचार्ज है। मुकेश, उसका बड़ा भाई और उसके पिता। यह 3 मेल, परिवार तो लंबा है लेकिन 3 मेल कैंडिडेट। जब कोई घर का या बाहर का
बड़ा बुजुर्ग जो घर के अंदर प्रवेश करता है तो वह नई नवेली दुल्हन खड़हर समझ लो ना, खड़हर वाले दीवार के पीछे चली जाती है और घूंघट से अपना चेहरा ढक लेती है। क्यों? क्योंकि फिरोजाबाद में एक कस्टमरी है, फिरोजाबाद में एक रीति रिवाज है कि घर की बहुओं को बड़े बुजुर्गों के सामने चेहरा ढांक करके रखना चाहिए। अब बताइए, पूरे परिवार में बूढ़ा बुजुर्ग कौन है मेल? मुकेश के पिताजी। मुकेश के पिताजी बहुत गरीब, उन्होंने अपने पूरे जीवन भर कठिन परिश्रम किया। शुरू में तो वह एक दर्जी टेलर के रूप में काम किए, दर्जी के रूप में। कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह अपने परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाए, तो उन्होंने वह काम छोड़ करके चूड़ी बनाने वाला काम अपना लिया। बैंगल मेकर के रूप में पूरे जीवन भर कठिन परिश्रम करने के बावजूद वह अपने बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए। न तो अपने घर की मरम्मत कर पाए और न ही वह अपने दोनों लड़कों को स्कूल पढ़ने के लिए भेज पाए। जो कुछ उन्होंने अपने बच्चों के बारे में किया, केवल वह जिसको वह जानते थे, क्या जानते थे? चूड़ी बनाना जानते थे, वही वह अपने बच्चों को सिखा सके। पूरी बात सुनो, वही यानी चूड़ी बनाने का काम केवल सिखा सके। अब लेखिका महोदया कहां पहुंची है? तो मुकेश के घर में। तो लेखिका महोदया मुकेश के दादी माँ से पूछती हैं कि आपका क्या विचार है इस चूड़ी वाले उद्योग के बारे में? अरे पत्रकार है ना लेखिका महोदय, पीछे बता चुके। लेखिका निसंग पत्रकार हैं, तो माइक लगा दिया मुंह पे, कहा कि अच्छा आप बताइए कि इस चूड़ी बनाने के काम के बारे में कुछ थोड़ा बहुत कहिए। और मुकेश की दादी माँ ने अपने पति को चूड़ी के पालिश से उड़ती हुई धूल से अंधा होते हुए देखा। वह अपने पति के बारे में कहते हैं कि यह इनका कर्म, यह इनका भोगदंड है। हम लोग तो मना करते थे ज़्यादा कठिन परिश्रम न करो, नहीं अंधे हो जाओगे, लेकिन इन्होंने माना नहीं। परिणाम यह हुआ कि इन्होंने आखिर क्या कर दी खुद। बताइए, दादी माँ कहते हैं, मुकेश की दादी माँ कहते हैं, बताइए ईश्वर का लिखा हुआ टाला जा सकता है क्या? इस संसार में कोई माइकलाल किसी के भाग्य को बदल नहीं सकता। दादी माँ कहते हैं कि वे लोग चूड़ी बनाने वाले की जात में पैदा हुए हैं, तो हवाई जहाज थोड़े दिखाई देगा, अरे चूड़ी दिखाई देगी। फिरोजाबाद की गली में, फिरोजाबाद के हर घर में, फिरोजाबाद के हर आंगन में, फिरोजाबाद के हर खाली आंगन में आपको केवल चूड़ियों के गुच्छे दिखाई देंगे, और रंग बिरंगी चूड़ियों के गुच्छे, लाल, पीली, हरी, नीली, जितना इंद्रधनुषीय रंग होता है, हर प्रकार के चूड़ियों के गुच्छे आपको फिरोजाबाद के हर दूसरे आंगन में दिखाई देंगे, चूड़ियों के ढेर। इसके अलावा वहां कुछ भी नहीं दिखाई देगा। वह चूड़ियों के गुच्छे 4 पहिया वाहनों पर लाद दिए जाते हैं और उन 4 पहिया वाहनों को फिरोजाबाद के जो युवा वर्ग हैं खींचते हुए फिरोजाबाद की गंदी गलियों से ले जाते हैं। यही चीज आप वहां देख सकते हो। इसके अलावा आपको फिरोजाबाद में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, क्योंकि चूड़ी का काम होता है वहां पर। पूरी बात सुनो। जब लेखिका महोदया मुकेश के गली के दूसरी तरफ अपनी निगाह को फेंकती हैं तो उन्हें पता लगता है कि बहुत सारी झोपड़ियां, उन झोपड़ियों में तेल के टिमटिमाते हुए दिए, उन अंधेरी झोपड़ियों में तेल के टिमटिमाते हुए दियों के प्रकाश में लड़के और लड़कियां, छोटे छोटे लड़के और लड़कियां अपने मम्मी पापा के साथ बैठकर, माता और पिता के साथ बैठकर चूड़ी बनाने का काम करें।
वह सुबह से शाम तक दिन भर कठिन परिश्रम करते हैं उसी अंधेरे में। उनमें लाइट नहीं, न तो हवा है न तो प्रकाश, केवल टिमटिमाते हुए प्रकाश में रंग बिरंगी चूड़ियों को जोड़ने का काम करते हैं। परिणाम यह होता है कि उनकी आंखें अंधेरे से तो एडजस्ट कर लेती हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में सही ढंग से काम नहीं कर पाती। परिणाम यह होता है कि जवानी के पहले उनकी आंखें चली जाती हैं। बताइए, इस बात को समाज नहीं जानता, इस बात को सरकार नहीं जानती, वहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि नहीं है? कोई भी पाठ आपको पढ़ाया जाता है, आपको सीख देता है, आपके अंदर एक भावना पैदा करता है। हमारी बात सुनो। तो आप जो है ये सब चीजें यहाँ पर क्या सिखाया जा रहा है, यानी कि सरकार की गलती है, समाज की गलती है। वे बेचारे पता लगा जवानी के पहले क्या हो जाते, अंधे हो जाते। चूड़ियाँ तो बनती हैं, तुमको रंग बिरंगी चूड़ियाँ देखने में अच्छी लगती हैं, लेकिन वे कितनी मुसीबत से बनती हैं ये सब है। अब लेखिका महोदया वहां एक लड़की को देखती है जिसका नाम क्या है, सविता। वह हल्के गुलाबी रंग का ड्रेस पहने हुए है और एक बुजुर्ग महिला के बगल में बैठी है। बुजुर्ग महिला के बगल में बैठकर सविता जो है चूड़ियां जोड़ने का काम करे, शीशे के रंग बिरंगे शीशे के टुकड़ों को जोड़ने का काम करे, चूड़ियां बना रहे। उसके हाथ मशीन की तरह काम कर रहे। उस सविता के कठिन परिश्रम को देखकर लेखिका महोदया अपने आप से एक प्रश्न करती हैं कि क्या यह छोटी बच्ची इन चूड़ियों की पवित्रता को समझती है, इन चूड़ियों के महत्व को समझती है? जवाब है नहीं। तो फिर कठिन परिश्रम क्यों कर रही है? इसलिए कि पेट भरने के लिए। वह कठिन परिश्रम इसलिए कर रही है ताकि उसका पेट जो है भर सके। जीविका कमाने के लिए वह कठिन परिश्रम कर रही है। वह नहीं जानते कि इन चूड़ियों का क्या महत्व है। वह चूड़ियां भारतीय महिलाओं का सुहाग है। वह चूड़ियां शादी के अवसर पर बहुत पवित्र मानी जाती हैं। अगर शादी वगैरह में चूड़ी ना हो तो लाठी डंडा चल जाता है, लेकिन क्या वह बच्ची उन चूड़ियों के महत्व को समझती है? नहीं समझती बेटा। लेकिन कठिन परिश्रम इसलिए कर रही है ताकि वो अपनी जीविका खुद कमा सके। क्या दयनीय स्थिति है। पूरी बात सुनो, भावनात्मक बेटा, इसको पढ़ो तो क्लियर तभी आएगा, समझ हो जाएगी। तब फिर क्या घबरा। एक दिन जब सविता का सर लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, उसके हाथ मेहंदी की पत्तियों से, लाल मेहंदी की पत्तियों से रंग दिए जाएंगे, उसकी कलाई में लाल लाल चूड़ियां पहना दी जाएंगी, उस दिन वह उन चूड़ियों के महत्व को समझेगी, क्योंकि उस दिन वह दुल्हन बन जाएगी उस बुजुर्ग महिला की तरह जो कईयों साल पहले बन चुकी थी और उसके बगल में बैठी है। उस बुढ़िया के हाथों में, कलाई में अभी भी चूड़ियां हैं, लेकिन दुख इस बात का है कि उसकी आंखें जो है चली गई। लेखिका महोदया उस बुजुर्ग महिला से पूछती हैं कि आपका क्या विचार है इस चूड़ी उद्योग के बारे में। तो वह बुजुर्ग महिला जवाब देती है कि बच्ची, मैडम, मैंने अपने पूरे जीवन भर कठिन परिश्रम किया इन चूड़ियों को बनाने में। परिणाम यह हुआ कि मेरी आंखें जो है चली गई, लेकिन पूरे जीवन भर एक मीटिंग मैंने पेट भर के भोजन नहीं किया। नहीं समझे क्या? क्या भावनात्मक है बेटा। यानी कि जीवन भर कठिन परिश्रम करने के बावजूद दिन भर में 2 मीटिंग भोजन, दोपहर के और शाम को, कुछ लोग 3 बार करते हैं, तो कम से कम 2 बार तो होना चाहिए बेटा। लेकिन किसी भी समय, ना तो सुबह ना तो शाम, उसे पेट भर के भोजन नहीं मिला। एक सेर भर खाना भी उसने नहीं खाया। यह उसके कठिन परिश्रम की कमाई है। यानी चूड़ी का काम करने वालों की कितनी दयनीय दशा है। चूड़ियां तो बेचारे बनाते हैं, कितने परिश्रम से बनाते हैं, आंखें चली जाती हैं, लेकिन पेट भर के भोजन नहीं मिलता।
लेखिका महोदय, उसी के बगल में उनके पति महोदय बैठे हैं, उनकी दाढ़ी हवा में उड़ रही है। लेखिका महोदया उस बुजुर्ग महिला के पति से प्रश्न पूछते हैं जिसकी दाढ़ी हवा में उड़ रही है कि आपका क्या विचार है चूड़ी उद्योग के बारे में, चूड़ी बनाने के काम के बारे में। तो वह बुजुर्ग जवाब देता है कि मैं तो चूड़ी बनाने के अलावा और कुछ जानते नहीं, लेकिन मैंने एक घर बना लिया है जिस छत के नीचे हमारा पूरा परिवार रहता है। इस बात को वह इंसान इतने गर्व से कहता है कि उसकी बात को सुन करके लगता है मानो उसने अपने जीवन में ऐसी उपलब्धि हासिल कर ली है जिसे कि सामान्य आदमी कभी उस उपलब्धि को प्राप्त ही नहीं कर सकता। समझो, क्या समझे कि हम गरीब लोग छोटी छोटी खुशियों से खुशी हो जाते हैं। छोटी छोटी छोटा सा घर बना लिया उससे खुश हैं, लेकिन वह भी मौका नहीं मिल पा रहा उन लोगों को। तो एक दिन लेखिका महोदया फिरोजाबाद में रहने वाले लोगों को सलाह देती हैं कि यदि आप लोगों को चूड़ी बनाने के काम से सही लाभ नहीं मिल रहा है तो दूसरा काम क्यों नहीं करने लेते। इस सलाह को सुनकर फिरोजाबाद के लोग कहते हैं कि आप दूसरा काम करने के लिए कहते हैं। इस बिजनेस से, इस चूड़ी बनाने के बिजनेस से जो आय मिलती है उससे पेट तो भरता नहीं, और दूसरा काम करने के लिए धन चाहिए, तो धन कहाँ से आएगा। इस बिजनेस से केवल उतना ही पैसा मिलता है जिससे कि यह व्यवसाय धीरे धीरे चलता रहे। यही काम केवल किया जा सकता है, इसके अलावा एक्स्ट्रा पैसा आना चाहिए ना, एक्स्ट्रा काम के लिए एक्स्ट्रा पैसा आना चाहिए, वह ही नहीं, तो कहाँ से दूसरा काम होगा। उनकी बात तो अच्छा, पूरे फिरोजाबाद के आंगन में, घर घर में, आंगन मतलब घर घर में यही एक चीख सुनाई देती है कि पैसा है नहीं। तो जैसे बुजुर्ग लोग पैसे का रोना रोते हैं, उसी प्रकार से नौजवान लोग भी रोना रोते हैं। यानी कि समय के गुजरने के साथ साथ फिरोजाबाद में कोई बदलाव नहीं हुआ। पूरा इंडिया तो विकास कर रहा है, लेकिन फिरोजाबाद में अभी वही स्थिति बनी हुई है। बरसों के कठिन परिश्रम से उनके दिमाग को शून्य कर दिया है, इसलिए उनके अंदर नेतृत्व क्षमता खत्म हो गई। उनके अंदर सपनों को साकार करने की योग्यता क्या हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है। वे बेचारे कुछ नहीं कर सकते, वह वहीं पर बने रहना चाहते हैं, केवल चूड़ी बनाने का काम करना चाहते हैं बस। तो वह लोग तो मूर्ख हैं। अरे भाई, वहां नहीं पेट भर रहा है, चले जाओ सूरत कमाओ, गुजरात कमाओ। गुजरात इस समय नंबर 1 पे बिजनेस में है। नहीं, लेकिन नहीं, बरसों के कठिन परिश्रम ने उनके दिमाग को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। इसलिए वे बेचारे कुछ कर नहीं सकते। एक दिन लेखिका महोदया फिरोजाबाद के कुछ युवा समूह से, जो दलालों के चंगुल में फंस चुके हैं, जिन दलालों ने उनके दादाओं को चंगुल में फंसा रखा है, उन युवा वर्गों से कहती हैं कि तुम लोग एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते। तो वे युवा कहते हैं कि मैडम, हम लोग सहकारी समिति बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन सहकारी समिति बना लेंगे तो होगा क्या, इसको सुनिए। ऐसे समय में पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी, थाने ले जाकर पहले कस की भूखेगी, पीटेगी, और किसी अवैधानिक कार्य करने के जुर्म में जेल भेज दिया जाएगा, उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। वे तो जेल की रोटी तोड़ेंगे और यहां परिवार भूखों मर जाएगा। इसलिए वे बेचारे सहकारी समिति बनाने में भी क्या है, असमर्थ। देखिए बेटा, इससे यह पता लगता है कि उनके बीच कोई सही नेता नहीं, उनका कोई सही मार्गदर्शक नहीं।
कोई उनको सही गाइडेंस देने वाला नहीं, इसलिए वे सभी एक साथ बैठ करके आपस में बातें करते रहते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे थे दोपहर में, तो देखा अरे यही नहरिया के बगल में यार दुनिया भर की झुग्गी झोपड़ी बनी है, वहां पर 10-12 आदमी, अरे पुरुष यार, आपस में गप्पे हाँक रहे हैं, हा हा हू कर रहे हैं, काम उनके लिए कुछ नहीं। तो जब मेन पावर है उसका सदुपयोग होना चाहिए, तब तो विकास होगा। वे बेचारे केवल गप्पे हाँक रहे हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी को उन्हें काम दिलवावे। समाज की जिम्मेदारी है कुछ ऐसा करो कि उन गरीबों को भी रोजगार मिले। अरबपति करबपति तो सब बने पड़े हो, ये सब बड़े शर्म की बात है। अभी भी गरीबी भारत में इतनी ज्यादा है, ये बता रहे हैं। तो हमने आपको बताया, देखो बेटा हम नेता नहीं हैं, हम साफ जो हकीकत है अध्यापक हैं। इतना सुना होगा, अध्यापक समाज की रीढ़ होता है। तो जब तक हम आवाज नहीं आप तक पहुंचाएंगे तब तक आपके दिमाग में कैसे दिमाग खुलेगा? तो इस प्रकार से यानी कि हम मेन पावर का कोई यूज नहीं कर पा रहे। तो क्या कहा बेटा, वह सभी एक साथ ग्रुप में बैठ करके केवल गप्पे हाँकते हैं, बातें करते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं। उससे गरीबी बढ़ती है। अरे जब काम नहीं करोगे तो गरीबी बढ़ेगी। गरीबी से घृणा पैदा होती है, घृणा से लालच पैदा होती है, लालच से अन्याय पैदा होता है। पूरी बात समझ? उनकी बातों को सुनकर लेखिका महोदया को पता लगता है कि यही अपने भारत में 2 प्रकार का संसार है। एक संसार तो वह है जहां पर गरीब परिवार रहता है, एक संसार तो वह है जहां गरीब लोग रहते हैं जो जातिवाद के बोझों तले दबे हैं, और दूसरा संसार वह है जहां पर साहूकार रहते हैं, दलाल लोग रहते हैं, कानून के रक्षक रहते हैं, अफसर रहते हैं और हरामी पीस नेता लोग रहते हैं। साफ साफ बता दें, ये सारे लोग मिलकर एक बच्चे के ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं। हर जगह की बात नहीं हो रही, केवल फिरोजाबाद की बात हो रही है। नहीं तुम सोचो अपने ऊपर ले लो नेता हो, फिरोजाबाद की बात हो रही है। ये सारे लोग एक बच्चे के ऊपर इतना ज्यादा बोझ डाल देते हैं कि अगर वह बच्चा उस बोझ से छुटकारा पाना चाहे तो नहीं पा सकता। और जवान होने के पहले, जागरूक होने के पहले वह अपने पिताजी की तरह उस बोझ को बर्दाश्त करने के लिए क्या होता है, मजबूर होता है। कुछ अलग करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। और दुख इस बात का है कि साहस नामक खून उन फिरोजाबाद में रहने वाले बच्चों के नसों में नहीं बह रहा। परिणाम यह है कि वे बेचारे कुछ कर नहीं पाते। लेकिन जब लेखिका महोदया मुकेश की भावनाओं को पढ़ती हैं तो अपने हृदय में असीमित खुशी की अनुभूति करती हैं, बहुत ज्यादा आनंद महसूस करती हैं, क्योंकि वह कुछ अलग हट करके सोच रहा है। लीक लीक गाड़ी चले, लीक कहीं चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले शायर सिंह सपूत। वह कुछ अलग करना चाहता है। लेखिका महोदया उससे पूछती हैं कि क्या बनना चाहते हो? तो आंखों में आंखें गड़ा करके कहता है, मैडम मैं अपने आप का मालिक बनना चाहता हूं, मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। तो लेखिका महोदया पूछती हैं कि बताओ तुम मोटर के बारे में, कार के बारे में कुछ जानते हो? कहा, मैडम मैं सीखूंगा कि कार कैसे बनती है। तो मैडम ने कहा, तुम ये कहां सीखोगे? तो कहा कि मैं गैरेज जाऊंगा। विल पावर, समझिए मुकेश की विल पावर क्या है। वो कहता है मैं गैरेज जाऊंगा। तो लेखिका महोदया उससे पूछते हैं, गैरेज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है। तो कहा, मैडम वहां मैं पैदल जाऊंगा और सीखूंगा
कि एक कार कैसे बनाई जाती है, एक कार कैसे रिपेयर की जाती है, मैं सीखूंगा कार कैसे चलाई जाती है। इस प्रकार का कॉन्फिडेंस है, इस प्रकार का विल पावर है किसके अंदर? मुकेश के अंदर। वह कुछ करना चाहता है, उसके अंदर साहस। तब लेखिका महोदया उससे पूछते हैं कि अच्छा भाई मुकेश, क्या तुम पायलट बनना नहीं चाहोगे? तो इस पर वह मुड़ी नीचे झुका लेता है और नकारात्मक उत्तर देता है। क्यों? क्योंकि उसने फिरोजाबाद की गलियों में तेज गति से कार को दौड़ते हुए तो देखा है, लेकिन फिरोजाबाद के आकाश में हवाई पट्टी नहीं है। फिरोजाबाद के आकाश में बहुत कम हवाई जहाज उड़ते हैं, इसलिए उसने उसको देखा नहीं। तो उसका ख्वाब कहां तक है? केवल कार तक। क्या सीख मिली? अगर आपके अंदर क्लर्क बनने की टैलेंट है और आप आईएएस बनने के बारे में सोचोगे तो न क्लर्क ही बन पाओगे ना आईएएस ही बन पाओगे। यानी कि जितनी क्षमता है उसी एरिया में, उसी क्षेत्र में आप अपनी पूरी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन करें। निश्चित है कि आप अपने जीवन में सफलता के बाद सफलता, उपलब्धि के बाद उपलब्धि और विजय के बाद विजय हासिल करेंगे। इस प्रकार से पाठ में सिखाता है कि ट्राई टू बी मास्टर नॉट टू बी सर्वेंट। मालिक बनने की कोशिश करना मुकेश की तरह, नौकर बनने की नहीं। थैंक यू।